बच्चों हमने अपने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। आप पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वह उसके पति की मृत्यु के बाद सब उसके ज़मीन जायदाद ये सब हथियाना चाहते हैं, जिसे उसके पति और उसने मिलकर बहुत बढ़ा लिया था। तो उसने अपने बड़ी बेटी की शादी कर दी और फिर उसे घर जमाई बना लिया, अपने जमाई को घर जमाई बना लिया। और उसके बाद उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। आगे देखते हैं। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। भय्यूर से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहिन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर उड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधा नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। लेखिका यहाँ बताती हैं कि भक्तिन की बेटी जो थी वह भी भक्तिन की तरह ही किस्मत की खोटी निकली। कुछ ही दिनों बाद उसका पति जैसी वह किशोरावस्था में हुई, अर्थात 16 वर्ष की आयु को पार किया, 17-18 वर्ष की आयु में ही उसका पति का देहांत हो गया। फिर जितने भी उसके लोग थे, जो चचेरे भाई थे और उसके चाचा ये लोग थे, वे लोग उसकी शादी दोबारा कराना चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने एक आवारा लड़का, जो कि उसके बड़े चाचा, भक्तिन की बेटी के बड़े चाचा अर्थात भक्तिन के बड़े जेठ का साला था, वे चाहते थे कि उसकी शादी उससे हो जाए ताकि घर की संपत्ति घर में ही रह जाए। यदि किसी और से शादी करेगी भक्तिन की बेटी तो सारी संपत्ति किसी और को चली जाएगी। इसीलिए वे चाहते थे कि घर का ही आदमी हो तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगा। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस नियंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। लेखिका बताती हैं कि एक दिन भक्तिन जब घर में नहीं थी तो वर महाशय, जो आवारा लड़का था, वह घर में घुस जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। लड़की उसकी खूब मरम्मत करती है, उसे खूब मारती पीटती है, तब दरवाज़ा खोलती है। लेकिन इस प्रकार घर में दरवाजे में बंद हो जाने की वजह से एक लड़का और एक लड़की के एक घर में बंद हो जाने की वजह से लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। लड़का यह कहता कि लड़की ने उसे बुलाया था इसलिए वह गई थी, और लड़की कहती कि इसके चेहरे पर जो 5 उंगलियों के दाग है उसे देख लो, अगर मैंने बुलाया होता तो मारती पीटती क्यों। फिर पंच बैठता है और फिर दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेने के लिए, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाता है। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि इसका मूल कारण, इस समस्या का मूल कारण कलयुग है, अर्थात कलयुग में ऐसा हो सकता है। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तितर उड़ाता था और बेटी विवश क्रोध में जलती रहती थी।
यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। जबरदस्ती उन दोनों का विवाह कर दिया गया, और क्योंकि लड़का व्यवहार से अच्छा नहीं था, वह एक आवारा लड़का था, तो उसे तो अब सर्टिफिकेट मिल गया था आवारागर्दी करने का। शादी कर दिया हो जाता है, भक्तिन की बेटी से शादी कर दिया जाता है पंचों की राय से। उसके बाद धीरे धीरे कर दामाद, क्योंकि आवारा था इसलिए जितने भी संजो कर उसने गाय किए थे, खेती बाड़ी की थी, वे सब समाप्त हो गए। वे सब उनके घर वालों ने, उनके जो परिवार के लोग थे, जो चचेरे लोग थे, उन्होंने हड़प लिया। और एक समय ऐसा आ गया जब वे लगान नहीं अदा कर पाए और ज़मींदार ने उन्हें कड़ी धूप में खड़ा रखा। तो इतनी कर्मठ महिला, जो जब से शादी हुआ था तब से लेकर अब तक बहुत ही कर्मशील रही, और अपने कर्म के बल पर ही उसने इतना सब कुछ बनाया था अपने लिए, वह उसके माथे पर एक कलंक सा लग गया। इसलिए वह घर छोड़कर और दूसरे दिन शहर चली आती है। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद जो अर्थ हुआ, इसकी इति अभी दूर है। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके उसके चेहरे के लिए कहा जाता है कि जो चेहरा चमकता था अपने कर्म से, उसके कर्म करने की वजह से वह अब घुट चुका था, उसके चेहरे की रौनक छिन गई थी। उसे मोटी सी धोती से ढक कर और उसके बाद कान के पीछे उस कपड़े को कर देती थी ताकि वह आहट सुन सके। लेखिका ऐसा अनुमान लगाती है कि कपड़े को कान के पीछे कर देने का मतलब कि वह सब कुछ सुन सके। और वह लेखिका के घर में आई थी, और लेखिका बताती हैं कि संभवतः वह उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद था, जिसकी अभी शुरुआत हुई थी, अंत नहीं। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैराग्य सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में कहा, ई कौन बड़ी बात आए। रोटी बनाए जानत हैं, दाल रांध लेत हैं, साग सब्जी छौंक सकित हैं, और बाकी का रहा। लेखिका ने जब उसकी वेशभूषा को देखा था कि इस प्रकार साधु सन्यासी के वेश जैसा है, क्या यह खाना बनाना जानती होगी? खाना बनाती हो तुम? ऐसा पूछा तो उसने गंभीर मुद्रा में अपने मुंह नाक सिकोड़ते हुए कि बड़ा मुझसे यह बात पूछ रही हैं, कोई बड़ी बात है? कहती है कि ई कौन बड़ी बात आए। रोटी बनाना जानते हैं, दाल रांध लेते हैं, मतलब दाल को विलो लेते हैं, साग सब्जी छौंक लेते हैं, और क्या बाकी रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती पर जल के छींटे से पवित्र कर पहनी, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। लेखिका ने उसे धुली हुई धोती दी थी, तभी वह उस पर पानी के छींटे मारकर और इतना नेम धर्म मानते हुए जब वह किचन में जाती है, रसोई घर में प्रवेश करती है, तभी लेखिका समझ जाती हैं कि इस सेवक के साथ निभाना टेढ़ी खीर है, अर्थात कोई आसान काम नहीं होगा।